कामयाबी उन्हें मिलती है जिनमें जुनून होता है, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा जिनमें होता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, ये लोग डगमगाते नहीं हैं। सफलता देती है खुद इन्हें अपना पता, क्योंकि मुश्किलों से ये घबराते नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नारी शक्ति से कराने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमें गर्व है उन पर, क्योंकि वे हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। नाम है इनका श्रीमती राधा रतोड़ी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार कंचन। डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। मैम, हम सभी जानते हैं कि सपनों को हकीकत में तब्दील करने के पीछे कोई चमत्कार नहीं होता। इसके पीछे हमारे मेहनत होती है, दृढ़ संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन सब गुणों के साथ और इतने उत्कृष्ट अधिकारी होने के नाते आप इस प्रतिष्ठित पद पर हैं मैम। कैसा महसूस आप करती हैं उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने पर? बहुत प्रसन्नता का विषय है कंचन ये, क्योंकि जब से मैंने ज्वाइन किया है 31 जनवरी को मुख्य सचिव के रूप में यहाँ उत्तराखंड में, तब से मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है यहाँ के लोगों से और विशेष रूप से यहाँ की महिलाओं से, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं ये देख के कि एक महिला को इस पद पर तैनात किया गया है। तो जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी खुशी देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मैम। और मैम, यूँ तो एक आईएएस अधिकारी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, फिर आपका इतना सरल स्वभाव है, जनता से बिल्कुल अपना उत्तरदायित्व समझना, उनके सभी कार्यों को आसानी से करते चले जाना। तो एक युवा अधिकारी से मुख्य सचिव बनने तक के सफ़र के बारे में यदि बात करें तो क्या कुछ साझा आप करना चाहेंगी? हमारे देश में और समाज में अभी भी महिलाओं को या बेटियों को बराबरी नहीं दी जाती है जी। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरे माता पिता बहुत ही उज्जवल विचारों वाले थे और उन्होंने बचपन से मुझे और मेरी बहन को बहुत खुले मन से पाला, बहुत प्यार दिया और बराबरी का हक दिया। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा नहीं है, उन्होंने बेटियों को भी बेटों की तरह पाला और बहुत अच्छी शिक्षा दी। और अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो आपको जीवन में एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप compete कर सकते हैं और अच्छी जॉब्स में आप आ सकते हैं। तो मुझे ये एडवांटेज मिला कि माता पिता मेरे बहुत ही अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और इसलिए जो भी मैं करना चाहती थी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और जो एज अ स्टूडेंट भी मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा था, पत्रकार बनने का था या सोशल वर्क करने का था। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने जॉब के माध्यम से भी ये सब कर सकती हो, और मैंने यही देखा पूरे सफ़र में, जो सर्विस का सफ़र है, कि इसमें आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं और जो आपको सोशल वर्क करने का जो इंस्टिंक्ट है वो इसमें काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाता है। जी मैम, आपके अनुभव की बात करें, इतना रिच एक्सपीरियंस आपको है, तो स्टार्टिंग में जब आप एक बिल्कुल एक युवा आईएएस के तौर पर जब आप यहाँ पे आई थी, मध्य प्रदेश को आप बिलोंग करती हैं, तो तब से लेकर अभी तक आप सर्वश्रेष्ठ पद पे हैं। तो क्या कुछ चैलेंजेस या वो जर्नी के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएँ। देखिए, हम लोग जब सर्विस में आते हैं तो 23-24 साल में हम लोग आ जाते हैं और फर्स्ट पोस्टिंग हम लोगों की एसडीएम के रूप में होती है। तो क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में थी, वहाँ उज्जैन में मेरी ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की, वो मेरा काडर था। फिर हमारा विवाह हो गया था तो उत्तर प्रदेश में हमारे पति थे, तो फिर बरेली में वो पोस्टेड थे। फिर हमारा 1 साल लगा काडर चेंज होने में, उसके बाद हम बरेली में आ गए थे। तो वहाँ पे भी एज एसडीएम हमने काम किया
और उसके बाद लखनऊ में उनका ट्रांसफ़र हुआ तो हम भी लखनऊ आ गए थे, वहाँ भी एज एसडीएम काम किया। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं एज अ यंग ऑफिसर, क्योंकि एक तो हम लोग बहुत यंग एज में एक हायर लीडरशिप रोल्स में आ जाते हैं, तो हमारे अधीन जितने भी अधिकारी होते हैं वो उम्र में हम लोगों से बड़े होते हैं, और ज़्यादातर मतलब अगर आप महिला हैं तो आपको बहुत सारे पुरुष अधिकारियों के साथ काम करना पड़ता है, तो वो आपको सीरियसली लें उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम अभी तक के सफ़र में कुछ ऐसा कोई ख़ास इंसिडेंट हुआ हो जो कि हमेशा कहते हैं ना कि जिसकी मेमोरी आप हमेशा चेरिश करना चाहेंगी, ऐसा कोई इंसिडेंट मैम? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जो एक तो सबसे पहले जब बरेली में हम लोग पोस्टेड थे तो वहाँ पर मेरी बड़ी पुत्री होने वाली थी उस समय जी। तो उस समय वहाँ पे लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा था, तो उसमें मुझे रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई थी और पूरे अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रमण भी करना पड़ता था। भोजीपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बरेली का पार्ट है, तो भोजीपुरा में विधानसभा का भी चुनाव था, लोकसभा का भी एक साथ दोनों चुनाव उस समय कराए जब पेपर बैलेट होता था। उस समय ईवीएम्स नहीं होती थी, तो पेपर बैलेट से चुनाव कराना भी बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। उसकी जो काउंटिंग होती थी उसमें 3 दिन लगते थे, तो 3 दिन तक काउंटिंग सेंटर में बैठना पड़ता था। हम लोग घर नहीं जा सकते थे, वी कुड नॉट स्लीप, सो नहीं सकते थे, खाना भी वहीं मंगा के खाना पड़ता था और काउंटिंग का प्रोसेस चलता रहता था और एक एक टेबल को जाके देखना पड़ता था। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत पीसफुली वो इलेक्शन हो गया था और उसके लिए मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उस समय मेरी 8th मंथ प्रेगनेंसी का था। तो बहुत चिंता थी सबको कि आपके मतलब शिशु को कोई प्रॉब्लम ना हो, और फॉर्चुनेटली उसके बाद मेरी बेटी भी नॉर्मल हो गई थी। इलेक्शन जब ख़त्म हुए उसके बाद हमारी डिलीवरी हुई, बट वो बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल to my husband, my family and to God because I went through it very peacefully. जी। तो मैम जैसे कि पूर्व डीजीपी उत्तराखंड श्री अनिल रतूड़ी जी की आप अर्धांगिनी हैं और हमारे उत्तराखंड राज्य की आप बहू हैं, और इतनी सादगी से सरलता से आप अपने कार्य को करती हैं, और काफ़ी किस्से आपके हमने सुने हैं। जब सर भी पोस्टेड थे पीलीभीत में भी, तो भी बहुत सहजता के साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप जाया करती थी, और एक इतने उच्च अधिकारी का ऐसे इतनी सादगी सिंपल तरीके से रहना थोड़ा सा बहुत रेयर दिखाई देता है। तो अभी तक भी आप मतलब कैसे उस चीज़ को बनाए रखे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। कंचन, ये शायद संस्कार कुछ अपने परिवार से भी मिलते हैं हम लोगों को। तो मेरे पति भी बहुत सरल हैं और उन्होंने भी कभी अपने सरकारी, जब वो डीजीपी भी थे तो वो अपनी गाड़ी स्वयं चलाते थे। संडे के दिन कभी भी सरकारी गाड़ी में नहीं जाते थे, हम लोग वैसे ही घूमने चले जाते थे। और यही पहले भी होता था। लखनऊ में जब हम लोग पोस्टेड थे तो मैं लखनऊ के सचिवालय में थी उत्तर प्रदेश के, उस समय वो एसपी सिटी थे लखनऊ में, उनके पास बहुत सारी सरकारी गाड़ियाँ थीं, लेकिन मुझे उसमें उस समय कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिलती थी, तो मैं रिक्शे से ही ऑफिस जाती थी। और मैंने कभी उनसे कहा भी नहीं कि आप मुझे गाड़ी दीजिए, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि हम आपको गाड़ी देंगे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। रिक्शे से जाते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग भी नॉर्मल इंसान की तरह हैं, और अगर हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, हम लोग पब्लिक की प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा समझ सकते हैं, और इसलिए उनकी मदद करने के लिए भी हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। जी मैम, आपने संस्कार की बात कही, संस्कृति की। हम मानते हैं कि संस्कार से ही मैम संस्कृति भी बनती है, और उससे आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके माता पिता के बारे में भी पता चलता है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आपने अपने माता पिता से ग्रहण की हैं मैम? माता पिता से तो बहुत सी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, जैसे ईमानदारी है, क्योंकि हमारे फादर भी ऑफिसर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो वो चीफ कमिश्नर बॉम्बे थे, जो बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी बॉम्बे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। लेकिन वो भी सरकारी गाड़ी से ऑफिस नहीं जाते थे, वो पब्लिक बस से ही ऑफिस जाते थे। वो कहते थे कि इतनी अच्छी यहाँ पे बस सर्विस है बॉम्बे में, मैं बस से ही जाऊँगा, और कभी भी सरकारी गाड़ी उन्होंने यूज़ नहीं की। तो ये चीज़ बचपन से ही हमने देखा, उन जिस तरह से वो बहुत ही सादगी से हमारे माता पिता रहते थे,
और वही चीज़ हम लोगों ने भी सीखी, वही चीज़ हमारे बच्चे भी आगे उसको ले जा रहे हैं। तो ये अच्छे संस्कार घर से मिलते हैं तो बिल्कुल मैम, हम लोगों को भी उसका फ़ायदा ही होता है। जी। जब से आपने कार्यभार संभाला तब से क्या कुछ नवीनीकरण हुआ है या क्या कुछ उद्देश्य के साथ आप इसको पद में आप आगे बढ़ते जाने का आपने सोचा है? तो क्या वो उद्देश्य हैं, क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या कुछ नया करना आप चाहते हैं? देखिए, जो मुख्य सचिव का पद है ये बेसिकली जो राज्य सरकार की जो चुनी हुई सरकार होती है उसके सचिव के रूप में मुख्य सचिव काम करते हैं। जो कैबिनेट होती है, हम लोगों का जो सबसे उच्च स्तरीय बॉडी है वो कैबिनेट है, और कैबिनेट की के सेक्रेटरी के रूप में सीएस चीफ सेक्रेटरी को काम करना होता है। तो जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं वो सारी हमें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। तो क्या जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं सरकार के वो सब कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं या और नीचे के अधिकारी हैं, उन सब की लीडरशिप मुख्य सचिव को लेनी होती है। उनको एक अच्छा रास्ता दिखाना, उनको निरंतर गाइड करना, ये मुख्य सचिव का रोल है। मीटिंग्स बहुत सारी इसमें हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारी हाई पावर कमिटीज़ होती हैं या एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटीज़ होती हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की योजनाएं होती हैं वो मुख्य सचिव लेवल पे आके अप्रूवल उनको लेना होता है। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी स्कीम्स भेजते हैं। तो ये सब काम मुख्य सचिव का होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी काम मुझे दिया जाए वो पूरी ईमानदारी से और बिना किसी डिले के हो। तो डेली यहाँ पे लगभग 9-10 मीटिंग्स हो जाती हैं क्योंकि डिपार्टमेंट सब कहते हैं कि हमारी मीटिंग कर लीजिए। तो मैं सभी को समय देती हूँ कि जल्दी से वो हो जाए। इसके साथ साथ जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सुनने होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं। क्योंकि जब से राज्य बना है 2020 से, तब से मैं इस प्रदेश में काम कर रही हूँ तो काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। मैं यहाँ डीएम रह चुकी हूँ देहरादून में भी और टिहरी गढ़वाल में। तो वहाँ के भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कोई प्रॉब्लम होता है वो मिलने आते हैं। तो मेरा प्रयास है कि जो उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाए, और जिस डिपार्टमेंट से भी कहना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए उनसे तत्काल कार्रवाई के लिए कहा जाता है। जी जी मैम, आप इतनी संवेदनशील हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए और बच्चों के प्रति भी आपको निरंतर कार्य करते हुए देखा जाता है। तो पहले आप महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग से भी आप जुड़ी हैं और आज भी जहां महिलाओं के हित की बात होती है तो वहां पे आप हमेशा खड़ी रहती हैं। तो ऐसे और कौन कौन से विभाग हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका वो पर्सनल इंटरेस्ट भी है, आपका वो शौक़ भी है और आप उनके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का भला करना चाहते हैं? इसमें जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले जो मैंने मीटिंग करी थी वो मैटरनल मॉर्टेलिटी को लेके करी थी। जो हमारी माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं, उनमें जो कई बार ये होता है, बहुत दुखद घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं समाचार पत्र में कि कोई गर्भवती माता है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया डिलीवरी में और उसको जब तक वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तब तक उसकी जान चली जाती है और वो बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो मुझे लगता है कि सारे विभागों को मिलके और पूरे समाज को मिलके इस पॉइंट पे बहुत फोकस करना चाहिए कि हमारी मदर्स की हेल्थ सही रहे। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनका शिशु होने वाला है, उनके हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको क्या न्यूट्रिशन देना है, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो कई बार नहीं होता है। गाँव में कभी कभी एएनएम्स नहीं पहुंच पाती हैं तो उनका रेगुलर चेकअप नहीं होता। तो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट से यही अनुरोध है कि आप एटलीस्ट 3 बार, एक प्रेग्नेंट मदर का एक ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का, तो 3 बार उनका चेकअप ज़रूर कराएं। उससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी मदर की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को पहले ही आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, जिससे उनको आने जाने का लास्ट मिनट में इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से उनका डिलीवरी हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में हम लोगों के साथ जुड़ें। और फैमिलीज़ से भी मेरा अनुरोध है कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी बेटी या बहू आपकी प्रेग्नेंट है तो उसके हेल्थ पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों की महिलाएं जो हैं वो अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देती हैं। अपने परिवार के लिए तो बहुत सोचती हैं लेकिन अपने हेल्थ का नहीं सोचती। तो अगर मदर्स की हेल्थ अच्छी होगी, जो उनका नवजात शिशु होगा वो भी हेल्दी होगा।
तो पूरा एक जनरेशन की हेल्थ को आप सही कर सकते हैं अगर आप मदर्स की हेल्थ पे फोकस करें। बिल्कुल मैम, बहुत सही आपने कहा, और ये आज के समय की डिमांड भी है मैम, क्योंकि उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 वर्ष का हो रहा है और उसमें काफ़ी सारा जो परिवर्तन है, काफ़ी सारे बदलाव हैं, सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि यूँ तो आज के समाज में जो महिलाएं हैं वो हर एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं, अपना परचम लहरा रही हैं, फिर भी समाज में क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है? इसके प्रति क्या मंथन की ज़रूरत है? क्या कुछ आवश्यकता है कि हमें समाज में क्या कुछ हम लोगों को संदेश दे पाएँ कि हम पुरुष प्रधान समाज कहने में हम लोग त्याग दें इस चीज़ को? क्या मत है आपका? बहुत अच्छा आपने बिंदु उठाया है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी समाज प्रगति करना चाहता है तो वो एक गाड़ी की तरह है। अगर एक गाड़ी में 2 पहिए हैं और अगर एक ही पहिए पे गाड़ी चलेगी तो वो नहीं अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो महिला और पुरुष गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर दोनों साथ साथ अच्छे से चलेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जाएगी। तो समाज को भी ये समझना होगा कि महिलाओं को अगर बराबरी देंगे, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारा संविधान कहता है कि महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और फंडामेंटल राइट्स उसमें हैं, और वो उसके लिए अगर हम लोग सिर्फ संविधान को ही फॉलो कर लें और महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी मिले, और वो भी अपने घर से ही शुरू करना होगा। जिस घर में एक बेटा और एक बेटी है वहाँ पे अगर आप बेटी को भी बराबर का हक देंगे तो ये जो मैसेज है ये पूरे समाज में जाएगा और बेसिकली अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, तभी हमारा समाज बदलेगा और तब हम एक बेहतर समाज की ओर जाएंगे, और तब हम पुरुष प्रधान नहीं कहेंगे इसको, बल्कि एक इक्वल बराबरी वाला समाज हो जाएगा, एक बैलेंस सोसाइटी हमारी बैलेंस सोसाइटी हो जाएगी, उसी की ज़रूरत है। जी मैम, आप ही से हमने सीखा है कि कोई भी मुश्किल कार्य है वो असंभव नहीं है। बिना किसी शिकंद के आप लगातार काम करती आई हैं इतने वर्षों से, और इस प्रतिष्ठित पद पे भी आप लगातार निरंतर कार्य करती हैं। तो मैम वो क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करती हैं कि बहुत सरलता के साथ आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हो जो कहीं हो नहीं रहा होगा उसका भी आप समाधान निकाल लेती हैं, ये कैसे आप कर पाती हैं मैम? मुझे लगता है कंचन ये करते करते हो जाता है जी, इसके लिए कोई अलग से हम एक्चुअली क्या है कि मेहनत बहुत करते हैं, बस आई थिंक मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जी। तो आपको जो भी काम करना है आप अगर लगे रहेंगे तो वो हो जाएगा, और ईश्वर की कृपा कहिए, मेरे परिवार का सहयोग कहिए कि सपोर्ट मिलता है हर जगह से। हमारी टीम भी बहुत सपोर्टिव है, जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। उनको हम कोई भी काम सौंपते हैं तो वो पूरा उसको लास्ट माइल तक ले जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बहुत पॉजिटिव हैं उत्तराखंड के, उनका विज़न भी बहुत अच्छा है, तो वो हमेशा हम लोगों को अच्छे कामों में सपोर्ट करते हैं। तो सभी के सपोर्ट से ये हो जाता है, और मुझे लगता है मेहनत करते रहो तो अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। जी, तो मैम जिस प्रकार के आपके अनुभव हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उस ऑफिसर फैमिली को बिलोंग करती हैं, आपके पिताजी ऑफिसर थे, आपके हस्बैंड ऑफिसर रहे हैं, तो उन चीज़ के जो वैल्यूज़ या उनके एक्सपीरियंस से भी आपको बेनिफिट मिला? आप लोग वो जब आप बढ़ रहे हैं तो आप उनको सुन रहे हैं, उनके कार्यकलापों को देख रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिला है मैम? डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे पढ़ने का की जो आदत है, किताबें जो हैं हमारे घर में, किताबें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को भी पढ़ने का शौक़ था, हमारे हस्बैंड को भी पढ़ने का शौक़ है, बच्चों को भी पढ़ने का शौक़ है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है, और कहीं ना कहीं वो नॉलेज फिर आप अपने काम में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये तो हर कोई जानता ही है कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं हमारा एपिसोड, उनको आप बताएं कि मेहनत अपनी जगह है और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, टचवुड बहुत अच्छे से है। जब भी छुट्टी का दिन होता है तो फुलवारी महकती है, और लिखने का शौक़ जिनको है, जिनको पढ़ने का शौक़ है, साहित्य का शौक़ है, वो एक छत के नीचे बहुत बढ़िया वो प्लेटफॉर्म है मैम, चर्चा का विषय है, क्योंकि ये चीज़ पहले कहीं थी नहीं मैम। जितने भी लोग साहित्य से जो लोग हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हैं, उनको एक मंच प्रदान होता है। तो मैम कैसे आप बैलेंस करती हैं ये चीज़ें?
देखिए अब आपको तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड अनिल रतूड़ी जी जो हैं रिटायर्ड डीजीपी हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है भंवर एक प्रेम कहानी, जो मई 2022 में लॉन्च हुई थी। आपने ही उसमें पूरा सूत्रधार का काम किया था, बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के हाथों से वो लॉन्च हुई थी पुस्तक। और उसके बाद ये हुआ कि उस पुस्तक पे कई जगहों पे चर्चा हुई और एक हम लोगों का साहित्यकारों का पूरा ग्रुप बन गया, जो देहरादून के राइटर्स हैं और मोस्टली हिंदी में जो लोग लिखते हैं, उनका बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है। तो हम लोग अपने निवास का जो गार्डन है, जो बगीचा है, उसमें हर सेकंड सैटरडे को एक फुलवारी में चर्चा एक कार्यक्रम करते हैं। उसमें देहरादून के ही किसी साहित्यकार की किसी एक पुस्तक पे लगभग 1.5 घंटे की चर्चा होती है और ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम होता है। इसमें इतने अच्छे लोग जुड़ते हैं और बहुत अच्छे लेवल का एक साहित्यिक डिस्कशन होता है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। तो जैसा आपने कहा बैलेंस करने वाली बात, तो जो सरकारी काम है वो तो दिमाग से होता है, लेकिन जो इस तरह के कार्यक्रम है वो दिल से होते हैं। क्या बात है। तो दिल और दिमाग में बैलेंस करके जीवन बहुत खुशहाल रहता है और फुलवारी महकती रहती है। जी मैम। और मैम जो आपका दुआ बैंक है वो मुझे लगता है कि वो ऐसा बैंक है कि हर कोई चाहता है उस बैंक को पूरा ग्रैब करना। तो मैम उसके बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा और बताएं। ये कंचन ने मुझे पहले भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी दुआ बैंक की बात हुई थी। पहली बार शायद मैंने आपके इंटरव्यू में ही कहा था। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो जिसको आप हेल्प करते हैं वो आपको बहुत दुआएं देता है जी। तो हमारे पास, जैसे मेरा ये कहना है कि हम सब के पास एक दुआ बैंक है, और जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं और वो आपको दुआएं देता है तो आपके बैंक में वो क्रेडिट हो जाता है जी। तो दुआ बैंक आपका भरा रहता है। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है कि अपने दुआ बैंक को हमेशा भरा रखें, और वही दुआएं हम लोगों के बहुत काम आती हैं। जब हम लोग कोई कठिन समय से गुजरते हैं या कोई जीवन में कोई दुख आता है तो उस समय वो दुआ बैंक हमारी मदद करता है, और जिन लोगों की आपने हेल्प करी है वो भी सब आगे आके फिर आपकी हेल्प करते हैं। तो एक बहुत अच्छा समाज और एक अच्छा संदेश जाता है इससे। बिल्कुल मैम। और मैम इस पद पे खास तौर पे काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है, बहुत सारे प्रेशर्स भी रहते हैं, कहीं से फ़ोन आ रहा है, कहीं से कुछ होता है, तो वो उस चीज़ में भी आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन लेना होता है, किसी को हर्ट ना करते हुए भी। तो आई थिंक वो कला आप में बहुत अच्छा है कि मैम आप सबको मैनेज करके चलती हैं आगे। तो क्या कुछ संदेश जो हमारे युवा IAS अधिकारी हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि IAS होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में कितना ज़मीन से जुड़ा रहना, लोगों के साथ संवाद करना कितना ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सर्विस का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कोई ईगो नहीं होना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि हम और आप सब बराबर हैं। तो ये सिर्फ मौके की बात है कि हमें अच्छी शिक्षा मिली, हम ये एग्ज़ाम पास करके इस सर्विस में आ गए, लेकिन हम लोगों का बेसिकली ये पब्लिक सर्विस है। तो हमें पब्लिक से कनेक्ट होके काम करना है, और जो भी हमें अगर कोई भी फ़ोन करता है या कोई मिलने आता है तो सबसे पहले उसकी बात धैर्य से सुननी चाहिए। बिल्कुल, आप करिए वही जो सही है, लेकिन सुनिए सबकी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यंग ऑफिसर से कि कभी भी अपने सर्विस का घमंड मत करिए, क्योंकि घमंड ऐसी चीज़ है जो एक दीवार खड़ी कर देता है आपके बीच में, और जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप दोनों के बीच में एक वॉल जैसी आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अगर आप खुले दिल से उसकी बात सुनेंगे, जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ समाधान निकलेगा और वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाएगा आपसे मिलने के बाद। बिल्कुल मैम। मैम, पेशेंस और प्रोडक्टिविटी, मुझे लगता है ये दो बहुत ही अहम फैक्टर्स हैं। किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को इन दोनों चीज़ों का अगर हम लोग जोड़ें और समावेश करें, उससे हम अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं मैम? बहुत सही आपने कहा, पेशेंस और प्रोडक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगी, और उसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य के अंदर एंगर जो है, या जो गुस्सा आता है या क्रोध आता है, वो एक नेचुरल फीलिंग है। अगर कोई सही काम नहीं करता या कोई गलत काम आपको दिखता है आपके सामने हो रहा है, तो आपके अंदर एक क्रोध की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर उसको आप थोड़ा धैर्य से उसको दबा दें और कूलली आप सोचें और फिर
उसी तरह से पेशेंस के साथ, जैसे आपने बोला, पेशेंस के साथ आप प्रॉब्लम को डील करें तो दूसरा व्यक्ति भी फिर आपकी पेशेंस को देख के उसका भी एंगर कम हो जाता है, तो एक बेहतर माहौल में आपका काम हो जाता है। जी। और मैम, जो हमारी महिला हैं, हमारी बहनें हैं, वो कभी कभार समाज की वजह से खुलकर अपने कार्य नहीं कर पाती हैं, आज भी कहीं ना कहीं सप्रेस रहती हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये पता लगे कि महिला इतने अहम पोजीशन पे आज हैं, और बहुत गर्व की बात है। कितनी सारी महिलाएं हैं जो हमको देख रही होंगी, सुन रही होंगी। तो मैम, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि उनको भी खुलकर आगे आना है, अपना मेहनत करनी है और समाज में अपना नाम करना है? क्या संदेश है मैम आपका? सभी महिलाओं से, हमारी बहनों से, बेटियों से तो मेरा यही कहना है कि अपने को किसी से कम नहीं समझिए। बिल्कुल। क्योंकि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हैं, आप आसमान में उड़ सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती, बल्कि एक काम ऐसा है जो सिर्फ महिला कर सकती है, जो पुरुष नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों को जन्म दे सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर है, और आप एक बच्चे को क्रिएट करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एक सुपीरियॉरिटी की फीलिंग होनी चाहिए कि हम सुपीरियर हैं। और यही सोच के आप जो भी काम करना चाहती हैं आप करिए। मैं ये भी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को हमेशा बराबरी का दर्जा दीजिए, बेटियों को सशक्त बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छे जॉब्स में जाने के लिए मोटिवेट करिए। उसके बाद ही उनकी शादी करिए। कभी भी बेटी की शादी की जल्दी मत करिए, ये एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों के समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है चाइल्ड मैरिज। जो छोटी छोटी बालिकाओं की शादी कर दी जाती है, वो बहुत ही एक दुखद पहलू है। इसको हम लोगों को मिलके ख़त्म करना है। और मैम, इसी के साथ ही जो हमारे समाज में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको भी मैम मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें, क्योंकि उनकी वजह से ही जो समाज में गलत चीज़ हो रही है, या उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी सोच है, वो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो वो नेगेटिव ही आउटपुट होगा। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसके लिए मैं विशेष रूप से स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी जो हमारे यंग स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। एक तो कभी भी एग्ज़ाम में कम नंबर आने से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई एंड नहीं है। आपको जो नॉलेज आपके अंदर है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है उस परीक्षा में आप सब कुछ नहीं लिख पाए और आपके कुछ कम नंबर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आपको फिर से मेहनत करनी है और फिर से ट्राई करना है। लेकिन कभी भी कम नंबर से डिप्रेस नहीं होना है। पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी बच्चों को कम नंबर आने के लिए डांटना नहीं है, उनको प्रताड़ित नहीं करना है, और बच्चे को हमेशा इनकरेज करना है कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम और बेहतर करोगे। और क्योंकि जो नकारात्मकता की आपने बात करी, जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं बच्चों के अंदर, तभी वो गलत आदतों की तरफ जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं या अल्कोहल की तरफ जाते हैं। तो इसको हमेशा चेक करना है, क्योंकि इससे आपका जीवन ख़राब हो जाता है। और इसके बजाय आप फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ जाएं, कुछ सोशल वर्क करें, जो आपके घर के आसपास गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको हेल्प करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप दूसरों को मदद करेंगे तो आपके अंदर भी नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी और व्यस्त रहेंगे, अच्छे कामों में रहेंगे, तो आप खुश भी रहेंगे। और चलते चलते मैम, जो हमारे जो IAS ऑफिसर्स अभी हैं, मैं चाहूँगी कि उनके लिए आप ये क्या मैसेज दें कि वो 3 एसेंशियल क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जो उनको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल करनी चाहिए? मैम, 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। सेकंड है कि आप विनम्र रहें और जो भी आपसे मिलता है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। और थर्ड है मेहनत, आप हार्ड वर्क करें, पूरा मेहनत से अपना काम करें। तो मुझे लगता है ये 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑफिसर में या किसी भी इंसान में। जी। और मैम, बस चलते चलते आखिरी सवाल ये कि समय तेज़ी से बीतता है, अभी भी आपसे चर्चा करते हुए समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं मैम, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपने खोई हैं, एक ऐसी चीज़ और एक आपने पाया है? मैम,
मुझे तो लगता है मैंने कुछ भी नहीं खोया है क्योंकि ईश्वर की बहुत कृपा रही है मेरे ऊपर। और मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा एक जीवन मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स तो अब नहीं है इस दुनिया में लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स अभी भी हमारे साथ हैं। और मैं तो चाहूँगी कि ईश्वर सभी को ऐसा अच्छा जीवन दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत खूब। एक और चीज़ ये है कि आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं, आईटी के प्रति हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का ऐसा कीड़ा कोविड के बाद देखने को लगा कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं और डाइनिंग टेबल में बैठे हैं तो आपस में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, वो मोबाइल में इतने व्यस्त हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, दोनों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सही आपने कहा। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन का यूज़ अपने काम के लिए करना चाहिए और नॉट अदरवाइज। और जो आपने बोला कि खाना खाते समय तो परिवार को साथ में बैठ के बात करनी चाहिए और फ़ोन्स को बिल्कुल अलग रख देना चाहिए अनलेस कि कोई इमरजेंसी है। तो मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ अपने सरकारी काम के लिए यूज़ करती हूँ और कोई एंटरटेनमेंट वगैरह मैं मोबाइल से नहीं लेती। अगर म्यूज़िक सुनना है तो अलग से सुनेंगे, टीवी देखना है आप अलग से देखिए और अपने फैमिली के साथ में देखिए, या फिल्म देखना है तो साथ में देखिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ संवाद रखेंगे उतनी आपकी फैमिली लाइफ खुश रहेगी। जी, और म्यूज़िक की बात आपने कही मैम, और आपने गढ़वाली भाषा संस्कृति को अपने ऊपर इतने अच्छे से आपने अपने आप को उसमें ढाल लिया है और बहुत ही अच्छा गीत भी आप गढ़वाली में गाती हैं मैम। तो चलते चलते तो हम आपसे ये गुजारिश कर सकते हैं मैम कि कोई भी 2 लाइन यदि आप सुना पाएँ हमारे गढ़वाली या कुमाऊनी गीत का। जी, आप बहुत बार भी सुन चुकी हैं मेरे गीत हमेशा। एक्चुअली पर हमेशा मन करता है कि सुनते जो रहें है बहुत ही अच्छा है। गढ़वाल और कुमाऊं का संगीत बहुत समृद्ध है और क्योंकि मुझे बचपन से म्यूज़िक का शौक रहा है जी, तो यहाँ का म्यूज़िक सुना तो बहुत ही अच्छा लगा जी। तो मेरा फेवरेट तो वही गाना है, मैं 2 लाइन उसी की गुनगुना देती हूँ। गुगुती गुरोण लगी म्यारा मैत की, बौणी बौणी है ऋतु चैत की, हो ऋतु चैत की। बहुत खूब मैम, बहुत खूब मैम। आपसे भेंट वार्ता करके बहुत ही आनंद आया और दर्शकों मुझे लगता है कि आपको भी हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव को सुन के बहुत ही आनंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारी आज की मेहमान श्रीमती राधा रतूड़ी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।